हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है। ठीक, ये बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की जो सेकंड बुक चल रही थी मैकेनिक्स, उसका ये यूनिट नंबर 4 है और ओवरऑल देखा जाए तो ये यूनिट नंबर 8 है। फिर उसके बाद ये मैकेनिक्स सेकेंड बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया है, मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपका सिलेबस मैच करता है देन पूरी की पूरी सीरीज़, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाले भी वीडियो मैंने प्रोवाइड की है कि कौन सा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस यूनिट में से भी कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ को भी प्रोवाइड कर दिया है। यूनिट नंबर 1, 2, 3 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को भी कराती हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराती हूँ। तो मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक, आज ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 4 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दूँगी। और डिटेल लेक्चर भी हो चुके हैं मैकेनिक्स के, जितने 3 यूनिट के पहले हो चुके हैं और चौथा यूनिट का वन शॉट वीडियो होने वाली। वन शॉट वीडियो में फ़ायदा क्या रहता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर रहती है लेकिन एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरे यूनिट्स कवर हो जाने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। यूनिट नंबर 1 के डिटेल लेक्चर्स दिए हैं, यूनिट नंबर 2 के भी डिटेल लेक्चर्स दिए हैं, यूनिट नंबर 3 का वन शॉट वीडियो दिखा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हुई है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक ऐड किया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के इसके नोट्स वगैरह भी देख सकते हैं और डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक, तो अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर रेटेड जितनी भी वीडियोज़ होगी सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 4 में कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक, ये देखिए मैकेनिक्स की 4 यूनिट हमें पढ़ने थे। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को सिलेबस वाली वीडियो में कि डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 मैंने कवर करा दिया, यूनिट नंबर 6 को भी कवर करा दिया, यूनिट नंबर 7 को भी कवर करा दिया है। और ये मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 8, मतलब मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 4 है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये मैकेनिक्स का ओवरऑल देखा जाए तो ये फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 8 है। ठीक, इसमें हमें क्या पढ़ना है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास। मतलब कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि मास के साथ उसका मोशन वेरी कर रहा है। रॉकेट मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें रॉकेट ही पढ़ेंगे, रॉकेट के बारे में। फिर सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है, केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, रोटेटिंग अर्थ पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने ये 3 चैप्टर्स करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे, 3 यूनिट करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछा करिए। कोई वीडियो नहीं मिल रही मैं डायरेक्टली लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है तो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, तो पेशेंस बना करके रखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एग्ज़ाम भी क्लोज है तो आप लोग कहोगे कि मैम ये समझ में नहीं आया, फिर से कराइए, तो इतना टाइम नहीं बचा है। ठीक, अच्छे से देखिएगा। और बीच बीच में जो स्किप कर देते हैं या बहुत फास्ट करके देख लेते हैं ना, तो बीच बीच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती रहती हूँ कैसे आप लोग क्या पढ़ना है, तो वो भी मिस हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें डालिएगा रॉकेट प्रोपगेशन। मतलब रॉकेट कैसे ये वेरी प्रोपगेट करता है, कैसे ये चलता है, ये रॉकेट होता क्या है। मोशन ऑफ वेरिएबल मास जो कि पहला टॉपिक इसमें दिया गया था कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन करता है, उसमें मास वेरी करता है, तो वो कैसे मूवमेंट होता है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें लिखवाऊंगी भी और इसको समझाऊंगी भी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें लिखते हैं ये होता क्या है, रॉकेट प्रोपगेशन होता क्या है, या कह सकते हो रॉकेट क्या होता है और ये मास के साथ कैसे वेरी करता है। तो इसमें लिखेंगे रॉकेट इज अ सिस्टम, रॉकेट
रॉकेट तो आप लोगों ने देखा होगा दिवाली पे, और जैसे नासा वगैरह के रॉकेट वगैरह तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं पर भी। तो रॉकेट इज अ सिस्टम in which fuel is burnt and gases are expelled out of the tail of the rocket, and thus the mass of the rocket system varies with time। पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ। देखिए, इसमें से ये पूछ सकता है कि रॉकेट प्रोपगेशन ये होता क्या है, या वेरिएशन ऑफ, ये कह सकते हैं मास मोशन ऑफ वेरिएबल मास क्या होता है। ठीक, तो रॉकेट इज अ सिस्टम, रॉकेट एक तरह का सिस्टम होता है इन विच फ्यूल इज बर्न, जिसके अंदर फ्यूल को जलाया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है। फ्यूल को क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ठीक, जिसको जलाया जाता है। एंड गैसेज आर एक्सपेल्ड आउट। अब कोई फ्यूल जलता है तो उसमें कुछ ना कुछ गैसेस तो निकलेगी ना, तो वही कह रहा है गैसेज आर एक्सपेल्ड आउट, गैसेस निकलती है ऑफ द टेल ऑफ द रॉकेट, रॉकेट की टेल से, नीचे साइड से। एंड दस द मास ऑफ द रॉकेट सिस्टम वेरीज विथ टाइम, और जो मास होता है रॉकेट सिस्टम का वो टाइम के साथ वेरी करता रहता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने रॉकेट तो देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है। मैंने बना तो देख लीजिए, बस समझ लीजिए। यहाँ से आग निकलती रहती है। ठीक, ये इसका स्टार्टिंग पोर्शन होता है, और ये हमारा ऐसे रहता है, और यहाँ से बर्न करता रहता है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा क्या हो गया? रॉकेट हो गया। रॉकेट ठीक हो गया। थोड़ा गड़बड़ बनाया, लेकिन समझने के लिए है। रॉकेट है हमारा, यहाँ से हमारी फ्यूल क्या कह रहा है? एंड द टेल ऑफ द रॉकेट एक्सपेल्ड आउट गैसेस। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? फ्यूल होता है। फ्यूल जब ये बर्न होता है, जलता है, तो यहाँ से जो होती है इसकी गैसेस निकलती रहती है, और ये जैसे जैसे ऊपर मूव करता है टाइम के साथ साथ, धीरे धीरे जैसे जैसे आकाश में जाता है, स्काई में जाता है, तो वैसे ही इसका जो मास होता है वो वेरी करने लगता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक, पहले ये भारी रहता है, फिर उसके बाद अलग अलग जाएगा, वेरी करता रहता है ना। अर्थ में मास अलग होता है और स्पेस में अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें है। ठीक, अब देखिए, अब ये काम कैसे करता है, तो इसमें लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोगेशन, कि कैसे ये काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन, प्रोपल्शन या प्रोपोगेशन। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, पहले लिखवाते भी जाऊंगी फिर समझाते हुए जाऊंगी। इसमें ये मत समझिएगा कि इसमें थ्योरी है, क्योंकि मैकेनिक्स में इस बार आप लोगों को कुछ थ्योरी भी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है। बाकी मैं आप लोगों को सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो आप लोग इतना पैनिक क्यों हो जाते हो? पैनिक क्रिएट मत कीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। एक ही दिन में मैं पूरा का पूरा तो प्रोवाइड नहीं कर सकती ना, आप लोग भी समझिए। मैं धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट करके मुझे बताया भी कीजिए कि आप लोगों के पेपर कब से हैं, क्योंकि मुझे तो आएगा नहीं कि कब से पेपर है आप लोगों का, तो मुझे बता दिया करिए। ठीक, फिर देखियो, अब मैंने बता दिया रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, ये मास के साथ कैसे वेव करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। और यह आप लोगों को साथ में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए रहना है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को रिवीजन कैसे करोगे। और आप लोग इसके नोट्स वगैरह चाहते तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोगों को नोट्स और क्लास की अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन
ऑफ मोमेंटम। आप लोगों ने फिजिक्स में इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि जितना मास होता है उसकी वेलोसिटी इनिशियल की इक्वल फिर फाइनल की। देखिए इसमें क्या होता है ना कि रॉकेट प्रपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो रॉकेट का प्रपल्शन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास अलग है m1 है और इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है u1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। तो जो अगर ये टकराने से पहले की जो वेलोसिटी होती है या कह सकते हो मास के साथ, तो वो हमारा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन होता है। तो उसी प्रिंसिपल पे ये रॉकेट का प्रपल्शन बेस्ड करता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बिफोर अ रॉकेट इज फायर्ड। मतलब जब रॉकेट को फायर करने से पहले, जब रॉकेट फायर नहीं होती तब क्या होता है? जो टोटल मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। लिखेंगे द टोटल मोमेंटम ऑफ रॉकेट and fuel in it and fuel in it इज जीरो। देखो उसमें उसका मोमेंटम और उसका जो फ्यूल होता है दोनों जीरो होता है, क्योंकि अभी रॉकेट लॉन्च नहीं की गई है या फायर नहीं की गई है। तो इसमें कह रहा है रॉकेट प्रोपल्शन किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। बिफोर अ रॉकेट इज फायर, जब रॉकेट को फायर करने से पहले जो उसका मोमेंटम होता है रॉकेट का और फ्यूल जो उसमें होता है वो ज़ीरो होता है। कोई भी फ्यूल उसमें पहले से भर के नहीं रखते हैं। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एज द सिस्टम इज essentially an isolated system, the momentum of the system remain unchanged। देखिए इसमें क्या कह रहा है, remain unchanged। देखो इसमें कह रहा है एज द सिस्टम इज इसेंशियली एंड आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन अनचेंज। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि एक आइसोलेटेड पोजीशन पे हो, ठीक, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए अभी तो रॉकेट फायर की नहीं जा रही थी, उसमें जो रॉकेट में फ्यूल था और कह सकते हो कि उसका जो मोमेंटम था वो तो ज़ीरो ही था ना। और उस टाइम पे क्या हुआ, वो सिस्टम जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, जिसमें कोई भी मूवमेंट ऑफ सिस्टम जो होगा कह सकते हो कि वो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए अब रॉकेट को जब फायर किया जाएगा तो उसमें फ्यूल क्या होगा? बर्न होगा, ठीक, और धीरे धीरे जो उसमें गैसेस होगी वो टेल ऑफ द सिस्टम से निकलेगी। तो ये कैसे काम करता है वही के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ रॉकेट, प्रिंसिपल लिख रहे हैं ना, व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, फायर किया जाता है, फ्यूल इज बर्न, उसमें फ्यूल को डाला जाता है और वो जो फ्यूल होती है वो बर्न होने लगती है। ठीक, एंड वेरी hot gases are expelled from the tail of the rocket। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है कि जब रॉकेट को फायर किया जाता है तो फ्यूल बर्न होता है और हॉट गैसेस, ठंडी गैसेस नहीं गर्म गैसेस निकलती है, आर एक्सपेल्ड होती है फ्रॉम द टेल ऑफ द रॉकेट की टेल से। तो इस टाइम पे मोमेंटम कैसे हो जाता है? तो लिखेंगे द मोमेंटम, जितना लिखवा रही हूँ अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को सारी चीज़ें लिख करके आनी है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी कुछ कुछ पूछा जाता है और कुछ कुछ लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ कवर करा दूंगी ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप लोग कर लेंगे। मैं एमसीक्यूज़ भी पढ़ाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज़ भी पेपर चलता है तो एमसीक्यूज़ भी पढ़ा देती हूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव चलता है तो मैं सारे क्लास के डिटेल लेक्चर्स भी ले रही हूँ। लेकिन एक ही दिन पर सब नहीं प्रोवाइड कर सकती ना, तो मैं धीरे धीरे करके सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द gases
is directed backward, is directed backward, जो उसका मोमेंटम होगा गैस का वो पीछे की तरफ हो जाएगा। जैसे कि रॉकेट आगे की तरफ भाग रहा है तो उसमें उस टाइम पे क्या होगा कि जो उसका गैस निकल रही है पीछे की तरफ से निकल रही है, तो उसके टाइम पे जो मोमेंटम होगा गैस का मोमेंटम की बात कर, रॉकेट के मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं। जो गैस का मोमेंटम होगा वो उसके पीछे की तरफ होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम, in order to conserve momentum, the rocket must acquire an equal momentum in the forward direction, या opposite direction, thus the rocket is propelled। ऐसे ही ये रॉकेट जो है प्रोपल्शन करता है, प्रोपेल्ड। ठीक, इतना समझिए। इसमें क्या रहा है, द मोमेंटम एक्वायर्ड बाय द गैसेस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड। उसका जो मोमेंटम होगा गैस का वो बैकवर्ड की तरफ होगा, इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम। अब ये नीचे की तरफ है, उसका गैसेस का मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो अगर हमें मोमेंटम को कंजर्व करना होगा तो जो रॉकेट मस्ट एक्वायर एन इक्वल मोमेंटम, तो रॉकेट का भी इक्वल मोमेंटम होना चाहिए कि नहीं। गैसेस का तो नीचे की तरफ है, तो रॉकेट का भी तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए कि नहीं, तो ये ऊपर की तरफ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह रॉकेट जो है वो प्रोपेगेट करता है या प्रोपल्शन करता है या प्रोपेल्ड होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। रॉकेट प्रोपल्शन बता दिया, वेरिएशन ऑफ मोशन ऑफ वेरिएबल मास बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन बता दिया। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालना है कि जो रॉकेट की वेलोसिटी होती है कि कोई एक इंस्टेंट टाइम पे पूछ लिया जाए तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। कोई एक टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी रॉकेट की, इंस्टेंट का मतलब हो तो उसी समय पे जो वेलोसिटी होती है रॉकेट की कोई एक टाइम पे उसको वो प्रोपोर्शनल होती है। किस तरीके से प्रोपोर्शनल होती है अभी मैं बताती हूँ। तो इसमें लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट at any instant is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला पॉइंट में लिखेंगे द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द इजेक्टिंग burnt gases with respect to the rocket, देखो इसमें क्या कह रहा है, जो वेलोसिटी और रॉकेट की कोई एक इंस्टेंट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द इजेक्टिंग बर्न्ड गैसेस। मतलब जो गरम जो गैस होती है, बर्न्ड गैसेस, जो कि गैस बर्न हो रही होती है, जो इजेक्टिंग मतलब निकल रही होती है, वो जो गरम गैस है वो निकल रही होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है, एग्जॉस्ट मतलब जलती हुई जो स्पीड होती है विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेलोसिटी। ठीक, एक और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है, द नेचुरल logarithm of the ratio of initial mass of the rocket to its mass at that instant। मतलब समझिए, दैट इज हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log m नॉट
और एम, और ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो इसमें क्या कहे, द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट टू इट्स मास एट दैट इंस्टेंट, मतलब वेलोसिटी जो होगी प्लस वी नॉट, ठीक, प्लस यू लॉग मास, किसका किसका मास, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट टू द मास एट विच द एट इंस्टेंट, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे जो होगा उसके थ्रू हम लोग ये इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह हम, अगर कोई आपसे क्वेश्चन बोला गया कि आप लोगों को रॉकेट की वेलोसिटी निकालनी है कोई एक टाइम पे, तो मासेस वगैरह दिए रहेंगे और वी नॉट दिया रहेगा, यू की वैल्यू भी दे सकता है, तो उसका आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या होता है ना कि एक तरह का थ्रस्ट क्रिएट होता है। थ्रस्ट कब क्रिएट होता है, मतलब जैसे कि हम किसी एक टाइम पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए किसी भी रॉकेट में जब गैस एग्जॉस्ट हो रही होती है तो इसमें एक तरह का जब निकल रही होती है तो उसमें रॉकेट में एक थ्रस्ट क्रिएट होता है, ठीक। तो उसी थ्रस्ट की वजह से उसमें ये पता चलता है कि कितनी गैस इजेक्शन हो रही है उसकी, तो उसमें हाइयर हो रही है या लोअर हो रही है, तो उसको भी इसमें निकाला जाता है, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे थ्रस्ट ऑन रॉकेट, ठीक। थ्रस्ट ऑन रॉकेट में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट at any instant is equal to the product of exhaust speed of the ejecting gases with respect to the rocket and the rate of combustion of fuel at that instant। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, जो रॉकेट में थ्रस्ट होता है एट एनी इंस्टेंट, कोई एक इंस्टेंट पे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द इजेक्टिंग गैसेस, मतलब वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट स्पीड, मतलब जो स्पीड, जिस स्पीड के साथ जो गैसेस इजेक्ट हो रही होता है उसका प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, और उस रॉकेट के साथ एंड द, मतलब उसी रॉकेट का जो गैस निकल रही होती है, एग्जॉस्ट गैस होती है, उसका प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ कंबक्शन ऑफ फ्यूल, और उतना कितना फ्यूल वो बर्न हो रहा है एक इंस्टेंट पे, उसके थ्रू हम लोग थ्रस्ट निकालते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट can be increased by ejecting the gases, at a higher exhaust speed, that is by ejecting the gases at a greater rate। इसमें समझिए, इसमें क्या कह रहा है, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, जो रॉकेट में थ्रस्ट होता है कैन बी इंक्रीज बाय इजेक्टिंग द गैस एट अ हायर एग्जॉस्ट स्पीड, जो उसमें गैस निकल रही होती है तो उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट क्रिएट होगा, दैट इज़ हम कह सकते हैं बाय इजेक्टिंग द गैसेज एज अ ग्रेटर रेट, ठीक। जितना ज़्यादा इजेक्शन होगा, गैस निकल रही होगी, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि उसका उतना ज़्यादा थ्रस्ट होगा। और एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू -UM अपॉन
डी टी, ये इसका फॉर्मूला है। अगर किसी रॉकेट में थ्रस्ट निकालना हो, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक। तो F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, मतलब मास का उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है बस, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। जो मतलब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्या कितनी उसकी स्पीड जो होगी फ्यूल के बर्न करने पे उसकी स्पीड कितनी होगी रॉकेट की, तो उसके बारे में है, ठीक। फिर अभी हम लोग इसमें सेंट्रल फोर्स आएगा, ऑर्बिट आएगा, इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, सब कुछ कराऊंगी। ये मत समझिए कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही हो रहा है। जितना इसमें थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी कवर करा रही हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसका वो भी क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक। तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं the maximum speed acquired acquired by the rocket when the whole fuel when the whole fuel of the rocket gets burnt is called the burn out speed of the रॉकेट। इसको समझिए, इसमें कह रहा है द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर बाय द रॉकेट, जो मतलब रॉकेट की जो मैक्सिमम स्पीड होगी जो कि रॉकेट एक्वायर करेगा, मतलब उसकी खुद की होगी, व्हेन द होल फ्यूल ऑफ द रॉकेट गेट्स बर्न, जब मतलब उसकी पूरी की पूरी जितनी भी फ्यूल उसके अंदर होगी जब ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब एक ऐसी पोजीशन पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक। इस कॉल्ड द बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, उसी को कहते हैं बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। मतलब एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारा रॉकेट है और ये हमारे इसके अंदर फ्यूल है, ठीक। अब ये फ्यूल उसकी देखिए जितना फ्यूल रहेगा उतना ही ये मूव कर पाएगा, तो जितनी मूव करा, पहले धीरे धीरे फ्यूल खत्म हुआ, धीरे धीरे फ्यूल खत्म हुआ, फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर जो स्पीड होगी रॉकेट की बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी और फ्यूल जो होगा ख़त्म होने की पोजीशन पे आएगा, तो उसी को कहते हैं बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट, ठीक। इसमें आगे देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ठीक। तो इसमें लिखेंगे इफ़ एम आर इज द मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर then the burnt out speed becomes, उसकी जो मतलब अगर एम आर मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर है, ठीक। मतलब कंटेनर समझ लीजिए कि एक रॉकेट है जिसमें एम आर जो उसका है वो मास है एम्प्टी कंटेनर का, देन द बर्न आउट जो स्पीड होगी उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू वी नॉट क्या होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस u log एम नॉट और एम आर, और एक और फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू यू लॉग एम नॉट बाई एम आर। सिंस जब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हो 0 हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई हो तब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। होप आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना है और सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका पूछा भी जाता है मैकेनिक्स में सब्जेक्टिव, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सके। बाकी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और नोट्स अभी बनाना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है देखिए, पहले लिखवाती हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक। तो लिखेंगे अ फोर्स whose line of action always passes through a fixed point
थ्रू अ fixed point is called central force. Central force. The fixed point is known as the center of force. Center of फोर्स, इसको समझिए। इसमें कह रहा है अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन, या कह सकते हो जो लाइन है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही हो, उसी को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और जो वो फिक्स पॉइंट होता है उसी को सेंटर ऑफ फोर्स कहा जाता है। देखिए इसमें सेंट्रल फोर्स और सेंटर ऑफ फोर्स अलग अलग चीज़ है, ठीक। इसमें देखिए सेंटर फोर्स किसको कहते हैं, जो एक फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा हो उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है इसे सेंटर ऑफ फोर्स कहा जाता है, फोर्स का सेंटर, ठीक। इसमें एक और चीज़ है, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है इसको समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है उसको भी अच्छे से समझाऊंगी। तो हेडिंग डालिएगा सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट, जैसे मैंने आप लोगों को सेंटर फोर्स बताया ना, वैसे ही सेंटर ऑर्बिट भी होता है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑर्बिट के लॉन्ग जो पाथ होता है उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसमें लिखेंगे अ सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल। क्या? डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल moving under the action of a central force, ठीक। देखो इसमें क्या कह रहा है, अ सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ। सेंट्रल ऑर्बिट एक तरह का पाथ होता है, डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंटर फोर्स। मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा था सेंटर फोर्स के एक्सिस में, ठीक। अब ये जो पार्टिकल है एक ऐसे पाथ के अलोंग मूव कर रहा है जो कि वो बता रहा है, देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज समझिए। सेंटर ऑर्बिट इज द पाथ। सेंटर ऑर्बिट एक तरह का पाथ है, डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक उसमें ही मूव कर रहा है, कोई एक पाथ में भी मूव कर सकता है। मान लो ये कैसे लाइन में मूव करे, ये हमारी पार्टिकल है, ठीक। तो मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स, और वो सेंटर फोर्स भी उसमें लग रहा हो, ठीक, उसके अंडर भी वो मूव कर रहा हो, तो ऐसे ऑर्बिट को हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे द मोशन ऑफ अ प्लैनेट। द मोशन ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट का जो मोशन होता है अबाउट द सन, सन के अराउंड, ये कह सकते हो सन के चारों तरफ, इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट, ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट। देखो जैसे कि हमारा ये सन है और इसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होती है, और उसमें अर्थ होता है, सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के चारों तरफ जो मूव करते हैं, ये एक तरह का बेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रल ऑर्बिट का। ये मान लो एक सेंटर फोर्स हो गया और जो प्लैनेट चारों तरफ ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो सेंट्रल ऑर्बिट हो गया। तो सेंट्रल ऑर्बिट पाथ होता है, डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंटर फोर। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। अगर कोई भी डाउट रहा करे ना उसको भी मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। इसमें एक चीज़ और आती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, उसको भी देख लेते हैं। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले इसको समझ लेते हैं कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे द डिफरेंशियल, मतलब दो फॉर्मूला होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन
of a the differential equation of a central orbit in polar form में इज गिवन एज कह सकते हो, ये होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको एक और तरीके से भी बहुत सारी बुक में लिखा भी गया होगा। कैसे लिखा गया होगा? P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर और ब्रैकेट में u प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। बस यही तरीके से है, बस क्या किया गया, P की वैल्यू निकाल गई और इसको उधर भेज दिया गया और ये सब हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से लिखना चाहो, ये भी सही है फॉर्मूला और ये भी सही है। देखो ये पोलर फॉर्म में दिया गया है, मतलब कोई भी इसमें एक्सिस की बात नहीं की गई है। जैसे कि पोलर फॉर्म में तो दिया गया सेंट्रल ऑर्बिट में, ठीक, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर फॉर्म में। ठीक, और एक और फॉर्मूला है इसी का। ठीक, इसका सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर। ठीक है, ये भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सेंट्रल ऑर्बिट का सेकंड फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इसी के बेसिस पे आप लोगों के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब सेंट्रल ऑर्बिट के बेसिस पे ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या कह सकते हो ये एक थ्योरम भी है और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। मैंने आप लोगों से कहा ना, मैं आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हुए चलूँगी। बाकी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रही है? अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। हमें प्रूव करना है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है ये हमेशा प्लेन कर्व होता है। ठीक, तो सबसे पहले ओ हम लेंगे, ये सेंटर ऑफ फोर्स लेंगे और ये हमारा वेक्टर का ओरिजिन भी है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। फिर इसको एक्सटेंड करेंगे और ये हमारा क्या है, पी क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है। ठीक, यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है और एक कोई कर्व में है और इसकी जो डिस्टेंस है ये आर वेक्टर है। तो जितनी चीज़ें हमने कंसीडर की उतनी चीज़ें लेंगे। फिर उसके बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेंटर ऑर्बिट एक प्लेन कर्व में लाई करता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका प्रूफ, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स। ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स, ओ क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स है, कॉमा लेट ओ इज द ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स। ओरिजिन ऑफ वेक्टर, ओ क्या है, ओरिजिन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का ओरिजिन भी है। ऑल्सो लेट पी बी द, ये सारी चीज़ें जो कंसीडर्ड करी उसको लिखना भी पड़ेगा। ठीक, तभी एग्जामिनर आप लोगों को अच्छे मार्क्स देगा। पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। मतलब पी क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल की पोजीशन कोई भी टाइम टी में इन द सेंट्रल ऑर्बिट। फिर उसके बाद हमने क्या माना था, जो ओ पी वाली डिस्टेंस है ये क्या है, वेक्टर आर है। ठीक, तो लिखेंगे लेट ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर है। ठीक, देन अगर हम इसका आर का डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और एक्सेलरेशन हम देखेंगे क्या इसके हम आर वेक्टर के पैरेलल होता है कि नहीं। तो लिखेंगे देन डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, देखो ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक, अगर हम इसका आर वेक्टर का हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट का क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सिंगल बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन डबल बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। फिर लिखेंगे when acceleration vector d square r vector upon dt square
इज पैरेलल टू आर वेक्टर, देन जब हमारा एक्सेलरेशन डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर अगर ये आर वेक्टर के पैरेलल हो जाए, देखिए अभी तो हमने निकाला ओपी डिस्टेंस कितनी आर वेक्टर है, ठीक, इसका डबल बार डिफरेंशिएशन करें तो वो एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, ठीक। अब ये एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा आर वेक्टर के, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कोई चीज़ ऐड भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू आर वेक्टर में हम क्या प्लस करेंगे, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी और क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको ये प्रोडक्ट को मतलब कह सकते हो कि ये पार्ट को हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसमें सिंस करके लिखिएगा डी आर अपॉन डी टी और क्रॉस करेंगे डी आर अपॉन डी टी का, ये 0 ही आएगी इसकी वैल्यू, हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐड भी कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें सेपरेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, डबल डिफ्रेंशिएशन था ना, एक डिफ्रेंशिएशन को बाहर रख देते एक को अंदर रखते हैं, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक। फिर क्रॉस का प्रोडक्ट लगाते हैं, फिर अंदर क्या बचा आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमने इसको इसीलिए किया क्योंकि इसको हम स्प्लिट कर सके, ठीक, इसके फॉर्म में स्प्लिट कर सके, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब हमारा डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी है इसको अंदर डिफरेंशिएटिंग करना है, तो ये वाला टर्म जो है बाहर रख लेते हैं, डी अपॉन डी टी, ये आर वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए वैल्यू मान लेते कोई ए वैल्यू, और ये ए वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आती कोई भी चीज़ तो आप लोग को रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन बहुत इजी वे में आप लोगों को ये थ्योरम पढ़ा रही हूँ, ठीक, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट के इक्वल मान लिया जो कि ए है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और किसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आर वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड with वेक्टर आर, दोनों साइड आर वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो इधर आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आर डॉट हो जाएगा, और अंदर क्या बचा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस में आर वेक्टर हो जाएगा, और इधर लेंगे तो आर वेक्टर डॉट ए। देखिए हम किसी भी जिसमें डॉट और क्रॉस आता है हम जानते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है और अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका डॉट और क्रॉस जब साथ में आता है तो इसका जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा 0 होता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो हम लिखेंगे सिंस आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, हम ये जानते हैं, ठीक। तो जब इसकी जगह 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा आर वेक्टर ये बचा और कोई एक कांस्टेंट टर्म है वो 0 बचा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर तो होगा, साथ ही साथ कोई एक कांस्टेंट ए के भी तो इक्वल होगा। देखिए मैं समझाती हूँ, पहले इतना लिखते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, आर वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे सो आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट ए, हेंस वी कैन से डैट, हम ये कह सकते हैं कि अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। हम ये कह सकते हैं कि जो आर वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसी कांस्टेंट ए के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज, जो सेंटर ऑर्बिट होगा वो एक प्लेन कर्व की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, ये क्वेश्चन भी था जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एप्स क्या होता है, एप डिस्टेंस और एप एंगल भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो अच्छे खासे आप लोगों को
को नंबर दिला देगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन है, बस आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है एप्स। एप्स क्या होते हैं? ठीक, एप्स देखिए क्या होता है, पहले लिखवा देती हूँ, देखिए पहले समझा ही देती हूँ। देखिए सेंट्रल ऑर्बिट हमने पढ़ा, तो उसी सेंट्रल ऑर्बिट में एक ऐसा पॉइंट जिससे जो रेडियस वेक्टर होगा, आर वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर होगा उस सेंटर ऑफ फोर्स से उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, तो वो पॉइंट जिससे सेंटर ऑफ फोर्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही होगी उसी को एप्स कहते हैं। तो लिखेंगे एन एप्स is a point on the central orbit at which the radius vector from the center of force to the point has a maximum or minimum वैल्यू। मैंने बता दिया कि एप्स एक ऐसा पॉइंट है सेंट्रल ऑर्बिट में एट विच, जिस पे जो रेडियस वेक्टर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स से टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एप्स, या एप्साइडल भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ठीक, एप्स या एप्साइडल डिस्टेंस। एप्स और एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है? जो रेडियस वेक्टर की जो लंबाई होती है और एप्स में जो रेडियस वेक्टर की लंबाई होती है उसी को एप्साइडल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर एट एन एप्स इज कॉल्ड एप्साइडल डिस्टेंस, ठीक। जो लेंथ होती है रेडियस वेक्टर की एप से उसी को एप्साइडल डिस्टेंस कहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी पूछता है, बहुत इजी एग्जांपल है, बस आप लोगों को मतलब डेफिनेशन इजी है, एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन इजी, तो बस आप लोगों को याद रखना है। मतलब अगर आप लोग ना इसको एक बार माइंड में सेट कर लोगे ना तो भूलेगा भी नहीं, ठीक। छोटी छोटी डेफिनेशन है और काफ़ी अच्छे नंबर दिला सकती है, ठीक। और नेक्स्ट है एप्स या एप्साइडल एंगल। क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑर्बिट जो होता है वो राउंड होता है ना, उसमें एंगल होता है ना, तो उसमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे द एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक, एप्साइडल डिस्टेंस is called an एप्साइडल एंगल, इसी को कहते हैं एप्साइडल एंगल। देखिए द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंस, मतलब जो एप्साइडल डिस्टेंस, मान लो ये इतनी डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस, लगातार जो एप्साइडल डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहते हैं एप्साइडल एंगल, ठीक। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब इसी के बेसिस पे, मतलब जो एप्स के बेसिस पे ही मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करा देती हूँ एप्साइडल डिस्टेंस का। मतलब एक क्वेश्चन है या कह सकते हो एक थ्योरम की तरह ही है, उसको मैं प्रूफ करा देती हूँ, क्योंकि वो भी आप लोगों के एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ आप लोगों को लगातार कराते ही चलो, ठीक। अब नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन समझ लो या थ्योरम है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो थ्योरम क्या है? प्रूफ एनालिटिकली दैट when the central acceleration varies as some integral power of the distance there are almost
टू एप्साइडल डिस्टेंसेस। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एज द सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस देयर आर ऑलमोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंसेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा के दिखाती हूँ, तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में लिखेंगे लेट द सेंट्रल एक्सेलरेशन p be given by p is equal to u r n। ठीक, देखिए इसको समझिए, इसमें कह रहा है जो सेंट्रल एक्सेलरेशन होता है पी पॉइंट पे, तो वो कितना होता है, पी इज इक्वल टू यू आर एन होता है, जहाँ पर एन क्या होता है, ये एक तरह का इंटीजर होता है। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था, हमने एक वैल्यू और पढ़ी थी कि आर इज इक्वल टू 1/u होता है या यू इनवर्स होता है। तो जहाँ पर आर है उसकी जगह पे 1/u या यू इनवर्स लिखेंगे, तो हमारे पास आर की पावर एन है, आर की पावर एन है, तो मतलब 1/u की पावर n, मतलब u की पावर -n लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ पर ये है। तो p इज इक्वल टू यू, और r की जगह क्या लिख सकते हैं, u की पावर -n। देखिए जो सेंट्रल एक्सेलरेशन होगा p पॉइंट पे, उसको p इज इक्वल टू यू आर एन से डिनोट करेंगे। और हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा है r इज इक्वल टू 1/u, जिसको हम ऊपर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो u इनवर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दिया गया r की पावर n, मतलब r की पावर n, तो मतलब 1/u की पावर n, इसको उल्टे के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, u की पावर -n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब इस पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं इस बात पे, तो हमने जो फॉर्मूला बताया हुआ है h² वाला, उसको यूज़ करना है। तो लिखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, इसका क्या होगा, ये हमारा h² फॉर्मूला से इसका यूज़ करेंगे। ठीक, u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन यू स्क्वायर। ठीक, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, p की क्या वैल्यू है, u और u माइनस, तो ये हो जाएगा h², और इसको एज इट इज़ लिख देते हैं u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और p की जगह क्या है, u माइनस n, और नीचे क्या है, u² है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए u की पावर -n, नीचे u का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे u, और पहला वाला u छोड़ दो, पहले ये वाला देखो, ये -n था। ठीक, और ये नीचे वाला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, n+2 हो जाएगा ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा h² u प्लस डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा u, और u की पावर -n+2। देखिए मैंने यहाँ से इसको बता भी दिया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2u du अपॉन डी थीटा, एंड देन इंटीग्रेट, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये h² u² प्लस डी यू अपॉन डी थीटा को होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, d² u अपॉन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 2u की पावर माइनस, और जब इसको मतलब पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि डी यू अपॉन मतलब डी थीटा भी है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास आएगा, वो आएगा 2u की पावर -n+1 प्लस a। ठीक, आप लोग इंटीग्रेट भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ कराने बैठूंगी तो टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, पहले दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो a हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो डी यू अपॉन डी थीटा है एप्स के लिए, वो वैल्यू 0 होती है, तो जहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा है उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। ठीक, तो इसमें लिखेंगे बट एट एन एप्स के लिए डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 होती है, सो पुटिंग
du/d थीटा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, h² u² इज इक्वल टू -2u माइनस n+1 और n+1 प्लस a। ठीक, जब हमारे पास इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए अब इसको r के फॉर्म में लिखना है। r क्या होता है, 1/u होता है, u की पावर माइनस इनवर्स होता है। तो इसको जब उसके फॉर्म में लिखेंगे, r के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, r की पावर n+3 हो जाएगा माइनस ये n+1 और 2u और ar² प्लस n+1/2u और h² इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें दो एप्साइडल डिस्टेंसेस देखने को मिल रही हैं कि नहीं, दो एप्साइडल डिस्टेंसेस देखने को मिल रही है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि प्रूफ एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज, जब सेंट्रल एक्सेलरेशन चेंज होता है एट सम इंटीग्रल पावर में, तो ऑफ द डिस्टेंस देयर आर ऑलमोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंसेस होती है। ठीक, हाँ, होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। तो लिखेंगे हेंस देयर आर एट मोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंसेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या बचता है, इसका कैप्लर्स लॉ बनता है और एक्सेलरेशन कार्टेशियन फॉर्म का, पोलर फॉर्म का, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। तो इसको मैं आप लोगों को बुक से करा देती हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद आगे के जितने भी टॉपिक है ना थ्योरेटिकली है, तो मैं इसको समझा देती हूँ। बाकी इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में बता दूंगी। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहला पॉइंट क्या था, 3 पॉइंट थे इसमें के। ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई। मतलब जितने भी प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक, और सन उसका सेंटर होता है। ठीक, और सन एक तरह का फोकाई भी होता है। देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए पहला केप्लर्स लॉ कहता है कि सन जो होता है वो फोकस होता है और जो सारे प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो गया केप्लर्स लॉ का। ठीक, फिर दूसरा है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जितनी भी डिस्टेंस होती है सन से और इस पॉइंट की, तो वो इक्वल एरिया, मतलब इतना यहाँ पर भी होगा, इस पॉइंट का यहाँ देखा जाए तो इतना ये भी एरिया होगा, तो वो इक्वल एरिया कवर करता है। दूसरा पॉइंट है कि जो रेडियस वेक्टर होता है जो कि सन से प्लैनेट के द्वारा, मतलब सन से प्लैनेट की तरफ खींचा जाता है, तो वो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल टाइम में। ठीक, और तीसरा पॉइंट है द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ द वेरियस प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम्स, जो पीरियोडिक टाइम्स का स्क्वायर होगा ऑफ द वेरियस प्लैनेट आर प्रोपोर्शनल टू द, वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब जो एक्सिस होगा, मान लो ए एक्सिस है, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, कहीं कहीं पे इसको टी से भी डिनोट करते हैं पीरियोडिक टाइम को, मैंने पी से लिख दिया है। तो अगर आपके बुक में पी भी देता है टी भी देता है, तब भी आप लोगों के लिए डरने की बात नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक, तो ये हो गया केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। शॉर्ट में पूछा जाता है तो शॉर्ट में लिख करके आएंगे, लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप लोग इसको लिख भी दीजिएगा। जिस तरह से मैंने डायग्राम बताया हुआ है इसका डायग्राम भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग खुद से भी बना देंगे ना, आप लोग देखिएगा गूगल वगैरह में और अच्छे से डायग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाई अंडर रूट में है, फिर ब्रैकेट में d² x/dt² का होल स्क्वायर प्लस d², मतलब एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन का होल स्क्वायर, वाई का डबल डिफ्रेंशिएशन का होल स्क्वायर, जेड का डबल डिफ्रेंशिएशन का होल स्क्वायर का, उसका भी अंडर रूट लेंगे, तब जा करके हमें किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता चलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ठीक,
फिर उसके बाद सेकंड है इसमें एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। उसको निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम दोनों मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो पहले वाले को लेंगे अल्फा इज इक्वल टू ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा, ये कह सकते हो कि उसका जो डिस्टेंस दिया गया उसका पहले सबसे पहले डबल स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे आर, ठीक। फिर उसके बाद डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, मतलब जो एंगल दिया गया होगा, फिर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा एंगल जो दिया गया होगा डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इसी तरह बीटा जो वाई एक्सिस के लिए बीटा यूज़ करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। उसी तरह गामा के लिए 1 अपॉन आर साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई अपॉन डी टी। फिर इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक। फिर इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसको भी आप लोगों को देखना है। अगर आपने सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को कवर किया है ना, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट हमारे सिलेंड्रिकल के फॉर्म में दिया हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं डी स्क्वायर रो अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अलॉन्ग ओ एम। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस वाई, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक। तो ये हमारा पार्टिकल है, तो इसके कुछ ना कोऑर्डिनेट दिए हों एक्स वाई जेड इस तरीके से दिए होंगे, और ये नीचे के फॉर्म में हम देखेंगे तो ये हमारा एंगल कुछ बन रहा होगा, और ये हमारा रो मान लेंगे एम मान लेंगे, और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा जेड है। तो ये जो होगा ये अलॉन्ग ओ एम के यूज़ करेंगे, ये ओ एम के डिस्टेंस के लिए यूज़ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीज। जब हमारा जो रो की डिस्टेंस पे है इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद 1 अपॉन रो डी अपॉन डी टी रो स्क्वायर डी साई अपॉन डी टी परपेंडिकुलर टू ओ एम इन द प्लेन जेड ओ पी। मतलब ये जो प्लेन है जेड ओ पी, इस प्लेन में तो जो परपेंडिकुलर टू ओ एम के जो परपेंडिकुलर है, ओ एम के परपेंडिकुलर क्या होगा उसके लिए इसका यूज़ करेंगे, जहाँ पर जो डायरेक्शन होगा साई का वो इंक्रीज कर रहा होगा, ये जो है ये साई है, ठीक। फिर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर पैरेलल टू ओ जेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड इंक्रीजिंग। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को नोट डाउन करनी है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैकेनिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने मैकेनिक्स के जो 4 यूनिट थे, 4 यूनिट मैंने पूरे कवर करा दिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे मतलब कवर करा दिए हैं। अब क्या बचा हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को, देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत क्लोज हैं, तो डिटेल लेक्चर्स तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वन शॉट तो पॉसिबल हो जाएगा ना। मैं वन शॉट में आप लोगों को कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी कवर करा दूँ। बाकी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी पहले प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि एग्ज़ाम आपके क्लोज है तो आप लोग कुछ ना कुछ देख करके अच्छे से कर लें, ठीक। अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो मैंने यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 ये कंप्लीट करा दिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में 1, 2, 3, 4 यूनिट बाकी है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को प्रोवाइड कर दूँगी, इसके डिटेल लेक्चर्स को कवर करा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक। हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा इसको मैं कंप्लीट करा दूँगी, लेकिन तब कंप्लीट कराऊँगी एक शर्त है, इस वीडियो में 100 लाइक, या मैकेनिक्स की चारों यूनिट में 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स होने चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते हो नहीं ना, आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई आता है कि आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो, कैसी नहीं लग रही, ना आप लोग कुछ बताते हो। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ और मुझे कमेंट करके बताइए। और लाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं पढ़ाना तो पूरा पढ़ा दूँ, मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ, लेकिन आपकी तरफ से भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मैं एकदम मेहनत किए जा रही हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी ख़राब लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें। तो आप लोग इस वीडियो में 100 लाइक, या मैकेनिक्स की पूरी वीडियो में, हर एक वीडियो में 100 लाइक और 100 कमेंट होने चाहिए। देन मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन भी, सारे यूनिट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा कोर्स मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे मेरी वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है, तो आप लोगों को 5:30 बजे और 7:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम और क्लोज आ रहे हैं तो
मैं एक टाइम और दे देती हूँ 4 बजे। 4 बजे भी आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे क्लासेस मिल जाएगी। जैसे जैसे और क्लोज आता जाएगा मैं एक दिन में 4 से 5 क्लासेस भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक। लेकिन आप लोगों को उसको भी सपोर्ट करना होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ की अपडेट्स वगैरह होगी, नोट्स वगैरह होगा, मैं कुछ कहती भी हूँ तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। और अगर आप जैसे सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उस पर लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई चैनल है तो उस पर भी कम्युनिटी में आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं, लिंक भी शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। और अगर कोई मतलब आपके नहीं भी जुड़ा हुआ है तो कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि उनके माध्यम से कोई और रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से वो अपने किसी बच्चे को बता दे कि यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होती है, तो वो भी अच्छे से ज्वाइन हो सके। बाकी मेरा मेन मोटिव यही है कि सारे लोग अच्छे से पढ़ सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जा सकें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।